जिसको शेयर कैपिटल आता है, इशू ऑफ डिबेंचर्स को समझना बहुत आसान है। लाइक अगर मैं इशू ऑफ कैपिटल के साथ इशू ऑफ डिबेंचर्स का कंपैरिजन करूं तो देयर वाज मोस्ट टिपिकल केस forfeiture ऑफ शेयर्स, बट इन केस ऑफ डिबेंचर देयर विल बी नो forfeiture एट ऑल, राइट। यहाँ पे हम डिबेंचर इंटरेस्ट की बात करेंगे, यहाँ पे हम डिबेंचर इशू की बात करेंगे, और वहां पे आम तौर पे हम कॉल मनी में पैसा मंगवाते थे, लाइक ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। यहाँ पे भी ऐसा होगा, लेकिन वो एक दो इलस्ट्रेशंस में होगा, बाकी सारी इलस्ट्रेशंस में ही विल बी डिमांडिंग द मनी इन लंप सम। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करते हैं। जब पैसा आएगा तो वहां पे हम लिखा करते थे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखा करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो पहले हम लोग वहां पे भी एप्लीकेशन मनी रिसीव किया करते थे, यहाँ पे भी एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। वहां पे अगली एंट्री क्या किया करते थे, अगर थोड़ा सा आपको याद हो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्या करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड to percentage debenture. Every time we will be using the prefix, and that percentage debenture 10%, 8%, 12% he will be giving you in the question, and that percentage ultimately implies that it is a percentage of interest which a company is supposed to pay to its debenture holder. So what entry we will be passing? Debenture application account debited to percentage debentures. So अगली एंट्री वहां पे क्या होती थी, पहले अलॉटमेंट ड्यू करो, यहाँ पे भी पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, that will be debenture allotment account debited to percentage debenture. वहां पे हमारे शेयर होल्डर्स कुछ डिफॉल्ट कर देते थे, यहाँ पे डिफॉल्ट का कोई केस ही नहीं होगा, whatever you will demand from your debenture holders they will be paying it, right, to percentage debenture, and then you will be receiving it bank account debited to debenture allotment and so on. First call है तो we will be passing the entry for first call due, and then first call received, then second call due and second call received, and so on we will be proceeding. But before we go to this numerical portion of the chapter, we are mainly concerned कि theoretical इसमें क्या क्या है, डिबेंचर का मीनिंग है भाई. So this is one of my long term borrowing which a company raise in order to take loan from the public. लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम इसे शो करते हैं. हाँ, अगर डिबेंचर्स की लाइफ 1 साल से कम है तो हो सकता है डिबेंचर आपकी करंट लायबिलिटी मींस शॉर्ट टर्म बोरोइंग का भी पार्ट बने. सो लेट्स सी हाउ ही प्रोसीड इन योर बुक अबाउट डिबेंचर्स. Acknowledgement of debt. So he started the chapter with a line. It is a written instrument or document issued by a company acknowledging the borrowing. जब आप किसी कंपनी को डेट देते हो, so you want a proof in your hand. You as a public member wants a proof in your hand कि हाँ इस कंपनी ने हमारे से इतना लोन लिया है. तो कंपनी आपकी इस होप को, इस डिजायर को फुलफिल करती है when company issues a document जिसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील लगती है, मीन स्टैंप लगती है, जिसके ऊपर लिखा होता है this much amount is being borrowed at the rate of interest of this and it is going to be redeemed within a period of 5 years or 4 years. मतलब इतने के बाद हम इनके पैसे की वापसी कर देंगे. Similarly as your parents they might have FDs in the bank, और FDs का एक सर्टिफिकेट बैंक इशू करता है जिसमें उसकी मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी डेट लिखी होती है. अभी पेरेंट्स से लेके देखना वो FD का सर्टिफिकेट. सो यहाँ पे भी एक रिटन डॉक्यूमेंट कंपनी इशू करती है. उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी सारा प्रिंसिपल अमाउंट लिखती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखती है, मैच्योरिटी लिखती है. आजकल वैसे सारा कुछ पेपरलेस है, तो आपके डिजी लॉकर में और डीमैट अकाउंट में ये सारी चीजें जाएंगी. आप वहां से इसकी हार्ड कॉपी और फिजिकल कॉपी डाउनलोड कर सकते हो. डन. इसमें मैंने बोल दिया प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा. 2013 में मेजर अमेंडमेंट्स हुई थी हमारे कंपनी से 1956 में. तो उसने इसको कैसे डिफाइन किया है, डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर स्टॉक? लंप सम और अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिबेंचर इज नेम्ड एज डिबेंचर स्टॉक. बॉन्ड्स, आमतौर पे बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती है जनरल पब्लिक को. नाउ अ डेज इट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, बट अर्लियर बॉन्ड्स अगर आपके पास है, जैसे गोल्ड बॉन्ड्स आपने सुना होगा, तो कई बैंक्स गोल्ड बॉन्ड्स इशू करते हैं. ट्रेजरी बॉन्ड्स इशू करती है हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. तो बॉन्ड्स भी डिबेंचर का पार्ट होगा. इसके अलावा कोई ऐसा अदर इंस्ट्रूमेंट, मैं इंस्ट्रूमेंट की जब कभी भी बात कंपनी से अकाउंट में करती हूँ तो इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हियर. इंस्ट्रूमेंट मींस अ डॉक्यूमेंट और अ टूल. तो ऐसा एक डॉक्यूमेंट जो कंपनी इशू करती है और वो इस बात का प्रूफ है कि कंपनी ने डेट लिया है, एविडेंसिंग डेट, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट. मींस आपने चाहे उस डेट को लेने के लिए अपनी कंपनी की एसेट गिरवी रखे हैं,
लेंडर के आगे या नहीं। इट मीन्स कि डेट कैन बी, अगर आपने अपनी कंपनी के एसेट्स उस लेंडर के आगे गिरवी रखे हैं तो उसे बोलेंगे सिक्योर्ड डेट, मीन्स आपने सिक्योरिटी दी है। अगर आपने अपने एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया वो लोन लेते हुए तो उसे हम बोलेंगे अनसिक्योर्ड डेट। तो चाहे सिक्योर्ड डेट हो चाहे अनसिक्योर्ड डेट हो, हमारा कंपनी एक्ट 2013 कहता है बोथ टाइप्स ऑफ डेट्स वी हैव टू इंक्लूड इन दिस टर्म डिबेंचर। Topham, so he's a person who is defining this term in his own wording. A debenture is a document given by a company as an evidence, इस बात का प्रूफ होता है कि हम लोगों ने कर्जा लिया है, और जिस बंदे के पास ये डॉक्यूमेंट होता है that person is named as lender, usually arising out of a loan, क्योंकि आपने लोन लिया होता है उस बंदे से, and commonly secured by a charge। आमतौर पे अगर मैं आपसे पूछूं you as a lender, आप दोनों में से कौन से डेट में बिलीव करेंगे? ऑब्वियस आंसर होगा सिक्योर्ड, कि कल को अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है और कंपनी ने अपने एसेट हमारे आगे बदले में गिरवी रखे हैं तो हम उन एसेट्स को बेच के अपने लोन की रिकवरी कर सकते हैं। सो यूजुअली कहता है ये जो डेट होता है कंपनी पब्लिक से रेज करती है, उस पे क्या रहता है? चार्ज रहता है एसेट का। मींस कंपनी यूज टू प्लेज इट्स एसेट इन फ्रंट ऑफ दैट लेंडर। Now come to yes, the person whom, जैसे the person to whom the shares were issued उन्हें शेयर होल्डर्स कहते थे। The person to whom the debentures are being issued उन्हें इस चैप्टर में डिबेंचर होल्डर्स कहा करेंगे। And who are the debenture holders? Are they owner of my company? No, they are the creditors of my company, right? Now come to the features of debentures. First feature, it is always in a written form or a certificate acknowledging borrowing by the company। उसमें लिखा होगा कि हम लोगों ने इस बंदे से इस दिन इतना इतना पैसा इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो किया है, और कंपनी की स्टैंप लगेगी, मींस कॉमन सील लगेगी, डायरेक्टर्स के साइन होंगे। और इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होता है? मोड एंड पेमेंट ऑफ पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। हाँ, डिबेंचर में इंटरेस्ट मैंने बोला एवरी टाइम वी विल बी यूजिंग द परसेंटेज एंड परसेंटेज विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। सो इस डॉक्यूमेंट में ही हम मेंशन कर देंगे अपने डिबेंचर होल्डर्स को कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम उनसे ये पैसा डेट की फॉर्म में ले रहे हैं और कितनी प्रिंसिपल अमाउंट है। एवरीथिंग इज बीइंग फिक्स्ड बिफोर हैंड, और इसमें लिखा जाएगा इस डॉक्यूमेंट में। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज, ऊपर भी लिख दिया, स्पेसिफाई, और डिबेंचर वर्ड के साथ आपने वो परसेंटेज को हमेशा यूज करना है। तो इज इट अ ओनर्स फंड? नो, इट इज अ बोरोइंग बाय द कंपनी। अगला फीचर, इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय, ये आमतौर पे सिक्योर्ड ही रहता है, सिक्योर्ड बाय द चार्ज ऑन द चार्ज, मतलब वी यूज टू प्लेज आवर एसेट इन फ्रंट ऑफ लेंडर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे डिविडेंड की पेमेंट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, राइट? एंड डिबेंचर इंटरेस्ट इज टू बी शोन इन योर स्टेटमेंट ऑफ P&L अंडर द हेड फाइनेंस कॉस्ट। ठीक, so this thing you have to keep in your mind regarding the features of debentures. Now in the definition he used the word bond. Bond is same as of debenture, सिर्फ एक ही डिफरेंस है बॉन्ड और डिबेंचर में। डिबेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से फिक्स होता है, बॉन्ड्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से फिक्स नहीं होता। ठीक है, एक्सप्रेशन बॉन्ड हैज बिकम सिनोनिमस with debt instrument where the rate of interest is not, बस यही डिफरेंस है। कहता अदरवाइज इन ऑल अदर कॉन्टेक्स्ट इट इज सिनोनिम टू डिबेंचर्स, डिबेंचर की तरह ही है, लेकिन डिबेंचर्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से फिक्स होता है, बॉन्ड्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से फिक्स नहीं होता। दैट्स व्हाई वी कॉल इट जीरो कूपन बॉन्ड्स। कूपन का मतलब है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड व्हाई वुड आई बाय दीज बॉन्ड्स जब इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है? वैसे मैंने इसको बिजनेस स्टडीज के फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर में आपको करवाना है, बट इवन देन आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई योर डाउट। इट इज डन दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट बीइंग गिवन इन सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स। पहले से हम लोग अपने लेंडर को नहीं बताते कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन मान लो हमने 1 लाख लोन लिया है बॉन्ड्स की फॉर्म में पब्लिक से, और हम लोगों ने उन्हें बोला वी विल बी रिटर्निंग बैक टू यू आफ्टर 2 years 1,05,000। सो दिस इज द मैच्योरिटी वैल्यू एंड दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ दैट लोन, और 1,05,000 की हम आपको वापसी करेंगे, तो ऑब्वियस है दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट ही तो है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से डिटरमिन्ड नहीं है, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन योर मैच्योरिटी वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स। So as the rate is not being given, even then interest is being paid,
and that is to be calculated by taking the difference of face value and maturity value. So that difference we will obviously be calling interest. क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से फिक्स नहीं है इसलिए इनको जीरो कूपन बॉन्ड्स कहते हैं. So this thing you have to keep in your mind. फिर डेफिनेशन में उसने बोला था एनी अदर इंस्ट्रूमेंट. तो एनी अदर इंस्ट्रूमेंट में हम क्या क्या ले सकते हैं, लेट्स सी. एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विल इंक्लूड एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग बोरोइंग बाय द कंपनी, बाय अ कंपनी में इशू. कंपनी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट इशू कर सकती है जिसमें इस बात का प्रूफ है कि कंपनी ने बोरो किया है. जैसे ये नाम आपका जाना पहचाना होता है भाई, पीडी, पब्लिक डिपॉजिट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हम लोगों ने किया होता है. अभी फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर भी आएगा, उसमें भी करेंगे इन बिजनेस स्टडीज. सो व्हेन यू आस्क द पब्लिक टू डिपॉजिट देयर सेविंग्स इन योर कंपनी, दैट इज आल्सो अ पब्लिक डिपॉजिट. और पब्लिक डिपॉजिट के केस में भी आप उस जनता को जिन्होंने अपनी सेविंग को आपकी कंपनी में डिपॉजिट करवाया है, बदले में आप उन्हें एक सर्टिफिकेट इशू करते हो और उस सर्टिफिकेट में कंपनी अपनी बोरोइंग के बारे में सारा कुछ लिखती है. सो दैट डॉक्यूमेंट कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन एनी अदर इंस्ट्रूमेंट. उसको भी डिबेंचर्स का नाम दिया जाएगा. सो एनी अदर इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू हिम इज अ वाइडर टर्म दैट इंक्लूड्स एवरी इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी दैट एविडेंसेस डेट. तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी इशू करती है जो इस बात का प्रूफ है कि कंपनी ने कर्जा लिया है फ्रॉम द जनरल पब्लिक, दैट डॉक्यूमेंट वी विल बी कॉलिंग डिबेंचर. राइट नाउ डिबेंचर और शेयर में डिफरेंस है. दिस इज योर होमवर्क. You will be reading these all points. He will be asking you in the paper, he will be giving you a heading and he will be asking you differentiate between debenture and share on the basis of issue of discount. So shares are not being issued at discount. Debentures can be issued at discount. जैसे हमारे शेयर्स के केस में होता था ना, शेयर्स इशूड एट पार, उसी तरह से यहाँ पे केस होगा डिबेंचर्स इशूड एट पार, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट. सो डिबेंचर्स कैन इवन बी इशूड एट डिस्काउंट इवन. वोटिंग राइट के बेसिस पे, so debenture holders they don't enjoy any voting right, but as the shareholders they are the owner of my company, they do enjoy the voting rights. Debenture holder और shareholder में difference, this also you can read. Now I am directly picking the types of debentures. वो सारा कुछ आपने +1 में किया होता है. So this is your homework. Tomorrow I will be asking the questions from that and then I will be proceeding further. Types of debentures, let's see. From security point of view, मैं अभी बता चुकी हूँ, one is secured debentures, another is unsecured debentures. तो फर्स्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग करते हैं. From security point of view, theory is important by types of debentures. First category is from security point of view. One is secured debentures, another is unsecured debentures. तो secured debenture नाम से पता चलता है ऐसे debentures जो कंपनी इशू करती है और बदले में अपनी कंपनी के एसेट्स उन लेंडर्स के आगे गिरवी रखती है. उन debentures को हम लोग क्या कहते हैं, secured debentures. देखो क्या लिखा उसने, let me write it, their name, secured and unsecured. So being a rational lender, you will always prefer to invest in secured debentures. Secured debentures are those debentures which are secured either fixed or floating charge on asset. अभी डिस्कस करते हैं what is the meaning of fixed or floating charge on the asset. A charge on asset of the company is registered with the registrar of the company. जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सबमिट करवाए जाते हैं, उसी तरह से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को हमारी कंपनी को बताना होता है कि कौन कौन से एसेट्स आपने सिक्योरिटी की फॉर्म में डिबेंचर होल्डर्स के आगे प्लेज किए हैं. अनसिक्योर्ड नाम से ही पता चलता है. अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स व्हिच आर नॉट सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन एसेट. मींस अगर तो हमें प्रॉफिट होता रहा तो हम टाइम पे आपका इंटरेस्ट भी देते रहेंगे, आपके रीपेमेंट भी हो जाएगी. ठीक है, अगर कहीं कंपनी वाइंड अप की पोजीशन पे पहुंच गई या उस सिचुएशन पे पहुंच गई हम इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे तो आपके पास कोई राइट नहीं है हमारे कंपनी के एसेट को पोजेस करके अपने अमाउंट की रिकवरी करने का. सो दैट टाइप ऑफ डिबेंचर्स वी कॉल अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. दिस फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर. पहले टाइप सारी डिस्कस करते हैं. From redemption point of view, so second category is from
redemption point of view. तो इसके अकॉर्डिंग एक हमारे redeemable debentures हैं which are to be redeemed within the life of the business or of the company, and the second is irredeemable debenture. Again, as a rational lender, I will be investing in redeemable debentures because I want my money back. ठीक है, और इरेडीमेबल डिबेंचर्स कभी भी रिडीम नहीं होते, मींस कंपनी उनका पैसा कभी भी उन्हें वापस नहीं करती थ्रू आउट इट्स लाइफ. ठीक, irredeemable debenture आजकल एग्जिस्टेंस में भी नहीं है because nobody is interested to buy these irredeemable debentures. So we have redeemable debentures, and second under this category is irredeemable debentures. Right? चलो देखते हैं बुक इसका मीनिंग क्या लिखती है भाई. Redeemable debentures are those debentures that are repayable, means that are to be repaid back. जब उनकी मैच्योरिटी आती है तो कंपनी उनका पैसा उन्हें लौटा देती है मैच्योरिटी पे, और दैट इज एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड. वो पहले से टर्म्स ऑफ इशू में लिखा होता है कि डिबेंचर्स आर ऑफ 3 years, so after the expiry of 3 years you will be getting your money back. Right? Irredeemable debentures are those debentures that are not repayable during the lifetime of the company and hence are repaid only when the company is wound up. तो जितनी देर तक कंपनी चलती रहेगी तब तक इनका पैसा नहीं मिलना. जैसे ही कंपनी वाइंड अप हो रही है तो पहले डिबेंचर होल्डर्स का पैसा मिलेगा, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, फिर कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वापस मिलता है. तो यहाँ पे लाइफ टाइम के दौरान हम एज अ कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस नहीं करते. देन थर्ड कैटेगरी वी हैव फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम द registration point of view, what it means? Those debentures which are being registered in companies, register of debenture holder, means ऐसे debentures को आप easily transfer नहीं कर सकते हो. वैसे debentures आपके negotiable instruments होते हैं भाई, which can be easily transferable from one person to another. लेकिन वो ट्रांसफर करने से पहले अगर आपके डिबेंचर्स रजिस्टर्ड हैं तो आपको पहले कंपनी को बताना होगा, कंपनी को बोलना होगा कि अपने रजिस्टर में से मेरा नाम काट दीजिए और मैंने इस बंदे को, लाइक आई सोनिया ट्रांसफर्ड माय डिबेंचर्स टू अमित, तो आई विल बी टेलिंग द कंपनी अबाउट दिस ट्रांसफर. तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के केस में आपको पहले कंपनी की परमिशन लेनी पड़ती है अपने डिबेंचर्स को ट्रांसफर करने के लिए. देखो क्या लिखा है इसने. रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स दैट आर रजिस्टर्ड इन कंपनीज, क्योंकि आपका सारी डिटेल कंपनी के पास है और आपका नाम भी लिखा हुआ है कि आपने कंपनी से इतने डिबेंचर्स खरीदे थे. प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ सच डिबेंचर इज पेएबल. जिस बंदे का नाम लिखा है उसे ही रिफंड होगा, उसे ही इंटरेस्ट पे होगा. ऐसे डिबेंचर्स को ट्रांसफर करने के लिए आपको एक ट्रांसफर डीड, जैसे मैंने अपनी कोई पुरानी गाड़ी बेचनी है तो आई हैव टू ट्रांसफर माई IRC ऑन द बायर्स नेम. ठीक है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, कोई प्लॉट बेचना है तो मैं अपना नाम उसमें से निकाल के बायर का नाम रजिस्ट्री में ऐड करवाती हूँ. तो सिमिलरली रजिस्टर्ड डिबेंचर्स को ट्रांसफर करने के लिए यू हैव टू साइन अ ट्रांसफर डीड, एंड फॉर दैट यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द कंपनी एंड दैट ट्रांसफर डीड यू नीड टू सबमिट टू द कंपनी एज वेल. तो यहाँ पे ट्रांसफर इजीली नहीं होते रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, राइट. बट अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं? विच आर सेम एज ऑफ बेयरर. जैसे एक बेयरर चेक इजीली एक बंदे से दूसरे बंदे के पास चला जाता है और जिसके पास जाता है वो बैंक से जाके काउंटर पेमेंट ले सकता है. सेम इज विद व्हाट बेयरर और अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स, जिसका रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं होता. तो इसको ट्रांसफर करने के लिए आपको कोई भी ट्रांसफर डीड फिल नहीं करनी होती. Bearer debentures are those debentures that are not registered in the records of company in the name of holder. होल्डर का नाम कंपनी के पास नहीं होता, ये इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं. तो जो बंदा इस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करेगा उसे हम लोग इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पे रीपेमेंट कर देंगे. देन वी हैव फ्रॉम द कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, one is convertible debentures and other is non-convertible debentures. Convertible debentures are those debentures which can easily be converted to the equity shares after a specified time period. जब आपको कंपनी ऐसे डिबेंचर्स इशू करती है उसी टाइम कंपनी एक क्लॉज इंट्रोड्यूस करती है कि इतने सालों के बाद आप हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स नहीं रहेंगे, ओनर बन जाएंगे. मींस आपके डिबेंचर्स ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर्स में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड नॉन कन्वर्टेबल that are not convertible into shares, that's it.
कन्वर्टेबल की जब वो बात करता है तो ही रिटन टू डार्क कन्वर्ट विद डार्क इंक. वन इज फुली कन्वर्टेबल एंड अदर इज पार्शली कन्वर्टेबल. तो फुली कन्वर्टेबल क्या है? अगर आपके पास 5 लाख के डिबेंचर्स हैं तो 3 सालों के बाद कंपनी ने क्लोज लिखी थी आपके डिबेंचर्स में कि 3 सालों के बाद ये 5 लाख के डिबेंचर्स पहले क्या थे? इक्विटी डिबेंचर्स थे. अब 5 लाख के टोटली ये इक्विटी में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट इज फुली कन्वर्टेबल. 5 का 5 लाख इक्विटी में क्या हो गया? कन्वर्ट. और पार्शियली कन्वर्टेबल का क्या मतलब है? 5 लाख के डिबेंचर्स हैं, कंपनी ने क्लोज लिखी, इसका 60% इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी 40% डिबेंचर्स ही रहेगा. तो जब मैं 5 लाख का 60% निकालती हूँ 3 लाख, 3 लाख ऑटोमेटिकली इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी 2 लाख आज भी आपका डिबेंचर्स ही रहेगा. दिस इज व्हाट वी कॉल पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. आपको सबका मीनिंग आना चाहिए भाई. Yes, so we have 4 major categories that we discussed. Now we have a term trust deed. हमने जब ये रजिस्टर्ड डिबेंचर्स करे हैं तो वहां पे मैंने एक वर्ड करवाया ट्रांसफर डीड. मींस आपको अपने डिबेंचर्स दूसरे बंदे को ट्रांसफर करने के लिए एक ट्रांसफर डीड को साइन करना होता है. ट्रस्ट डीड क्या है? सो दिस डीड इज बीइंग मेड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. डिबेंचर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए कंपनी एक टीम बनाती है. उन टीम मेंबर्स को हम ट्रस्टीज कहते हैं, जो हमेशा डिबेंचर होल्डर्स के बेनिफिट के बारे में डिसीजन लेते हैं. देखना जरा क्या लिखा है इसमें. कंपनीज इशूइंग डिबेंचर्स टू पब्लिक इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट, अंडरलाइन करो, ट्रस्टीज. आपने कई बार सुना होगा इस मंदिर का वो बंदा ट्रस्टी है, इस गुरुद्वारा का वो बंदा ट्रस्टी है, हमारे स्कूल के भी कुछ ट्रस्टीज हैं. ट्रस्टीज का मतलब क्या? मैनेजमेंट में कुछ ऐसे बंदे जो हमारी कंपनी या स्कूल या कॉलेज या उस गुरुद्वारा और मंदिर को चलाने में हमारी हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ट्रस्टीज अपना पैसा लगा भी सकते हैं उस कंसर्न को चलाने के लिए, और दे कैन गिव ओनली द ऑनरेरी बेस्ड सर्विस. तो कहता हर वो कंपनी जिसने डिबेंचर्स इशू करे हैं, हमारे कंपनीज एक्ट में लिखा है कि उसको कुछ ट्रस्टीज अपॉइंट करने हैं और वो एक ट्रस्ट डीड लिखते हैं. ठीक है, उस ट्रस्ट डीड में ऑब्वियस है कि डिबेंचर होल्डर्स उन पे विश्वास कर सकते हैं और उस ट्रस्ट डीड में ट्रस्टीज डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट की ही बात करेंगे. इंटरेस्ट मतलब उनके फेवर की, उनके बेनिफिट की. यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, राइट? It is the responsibility of the trustee to protect the interest of the debenture holders through the powers granted by the trust deed. तो ट्रस्ट डीड में हमारे ट्रस्टीज को ये पावर दी गई है कि अगर कभी लगे कि कंपनीज चीटिंग कर रही हैं, जब वो कंपनी चीटिंग कर रही है डिवेंचर होल्डर्स के साथ, कंपनी को प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन कंपनी कह रही है कि मैंने इस साल डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट नहीं देना. इन दैट केस दैट ट्रस्टीज विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल प्रोटेक्ट और दे विल सेफगार्ड द राइट्स ऑफ और इंटरेस्ट ऑफ और बेनिफिट्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, राइट? डिस्क्लोजर मैं पहले से ही बता चुकी हूं और आपने किया भी हुआ है कंपनी की बैलेंस शीट में. वी हैव अ मेन हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी. नॉन करंट लायबिलिटी में वी हैव लॉन्ग टर्म बोरोइंग. सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का आगे पार्ट रहता है परसेंटेज डिबेंचर्स. इफ डिबेंचर्स आर to be repaid for a period more than 1 year, but sometimes debentures can be repaid within a period of 1 year. So in that case that will be your current liability. Current liability में short term borrowing होगा और short term borrowing में आगे क्या होगा? percentage debentures. तो पहला उसने नॉन करंट लाइबिलिटी में आपको शो करके बताया है. he prepared the balance sheet and he prepared it, he wrote under the long term borrowing in your notes to accounts, and sometimes it can be the short term borrowing as well if it is to be repaid. क्वेश्चन पढ़ो जरा पेज नंबर 10.5 पे. कंपनी ने कितने डिबेंचर्स इशू करे? सी द प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट. कंपनी इज इशूइंग 10,000 इज नंबर ऑफ डिबेंचर्स. भाई जब तक इसके साथ रा नहीं लगा मींस वो रुपीस में नहीं है. सो 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 100 ईच. तो टोटल डिबेंचर्स कितने हुए? 10,000 के साथ 2 zeros और लगा दो, 10 लाख के. तो अगर कोई अमाउंट वाइज पूछे तो मेरे पास 10 लाख के डिबेंचर्स हैं. इशू कब करे हैं? 1 अप्रैल 20 को. रिडीम कब होने हैं? 31 जनवरी. अंडर द हेड
Yes, automatically it got muted. So now I unmuted. I'm repeating the things I spoke during that time when I was on mute mode. I am going to repeat it. Listen to me carefully. Yes, I just wanted to tell you कि वहां पे डेट की कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसके डेफिनेशन में ये लिखा है जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन से लेके विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. सो यू आर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 21 और उस दिन से लेके आप कब रिडीम कर रहे हो 31 जनवरी 22 को. सो 21 से लेके अगर मैं अगली मार्च तक जाती तो मेरा 1 साल होता, तो आपने तो 10 महीने के बीच बीच उसे क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं. सो फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, अगर आप उस दिन से लेके 12 महीने के बीच बीच उन डिबेंचर्स को रिडीम कर देते हैं तो दैट डिबेंचर्स वी विल बी कॉलिंग करंट लायबिलिटी. तो ठीक है, डेट्स उसने ठीक दे रखी हैं. ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द इश्यू डेट, ही इज टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, राइट. यस, उसके बाद मेरे को एक टर्म आपको समझानी है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आई विल सेट. करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स. समटाइम्स व्हाट हैपन, टर्म समझना पहले. करंट maturities of long term debt. Sometimes what happen, for example, आपने 5 लाख के डिबेंचर्स इशू करे, आप कहते हैं इसमें से 1 लाख के 12 महीने के बीच बीच रिडीम हो जाएंगे और बाकी जो 4 लाख के डिबेंचर्स हैं दैट आई विल बी रीपेइंग आफ्टर 3 years. तो जो 1 लाख के डिबेंचर्स हैं आप 1 साल के बीच में रिडीम कर रहे हो उसे बोलेंगे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, क्योंकि ओवरऑल 5 लाख में से सिर्फ 1 लाख के शॉर्टर पीरियड में क्या हो रहे हैं, रिडीम. तो टोटल डिबेंचर्स में से अगर उसका कुछ चंक ऑफ डिबेंचर is to be redeemed within a period of 12 months from the date of balance sheet, that debentures we will be calling current maturities of long term debt. एग्जाम्पल देखो बुक में 10 लाख के डिबेंचर्स हैं ऑन पेज नंबर 10.6. वी हैव 10 लाख रुपीज वाइज डिबेंचर. हमने कब इशू करे, 31 मार्च 21 को. इसमें से मेरे वाली एग्जाम्पल ही दी है, 1 लाख के डिबेंचर्स वही 31 जनवरी 22 को क्या हो जाने हैं, रिडीम हो जाने हैं. सो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज, जो 10 लाख के डिबेंचर्स है उसमें से 9 लाख के डिबेंचर्स कितने के हो गए, आपकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग हो गया, और जो 1 लाख के डिबेंचर्स हैं वो आपके क्या होंगे, अदर करंट लायबिलिटी में आएंगे. अदर करंट लायबिलिटी आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में करवाया होता है, और अदर करंट लायबिलिटी में आएगा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, दैट इज 1009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच. बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन आपको सिखाई हुई है, शेयर कैपिटल के चैप्टर में भी और फाइनेंशियल एनालिसिस के फर्स्ट चैप्टर में भी, राइट. सो लाइक दैट वे यू हैव टू प्रोसीड. From tomorrow onward we will start about issue of debentures. We will learn how the journal entries are to be passed.